छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। अपने पिछले टॉपिक में हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे ओलिगोसैकेराइड और उसके प्रकारों के बारे में कि ओलिगोसैकेराइड है क्या और उसके प्रकार कितने होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओलिगोसैकेराइड, इसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड। क्या कह सकते हैं? डाइसैकेराइड भी कहते हैं, परंतु डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार होता है। जब उसके प्रकारों को जानेंगे तो उसमें डाइसैकेराइड आएगा। तो सामान्य तौर पे ओलिगोसैकेराइड को आप कैसे परिभाषित करेंगे वो देखते हैं। कहा जाता है कि जो ओलिगोसैकेराइड होता है वह 2 से 10, हमने जब मोनोसैकेराइड की बात की थी तो उसे बताया था कि 3 से 7 कार्बन परमाणु से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते थे? मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड कहते हैं सबसे छोटे थे। अब ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड से बड़े। तो सामान्य तौर पे आप यहाँ इसकी परिभाषा बनेगी कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। सिंपल सा तथ्य बनेगा, 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के अणु होते हैं जो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अब 2 से 10 अणु है तो इसका क्या है? जल अपघटन हो जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, इसका जल अपघटन होता है। ठीक है, अर्थात ये विघटित हो जाते हैं और जब जल अपघटन होता है तो क्या होता है? जल अपघटन होने पर ये अपने मोनोमर अणुओं में टूट जाते हैं। मतलब 2 से 10 मोनोमर जो अणु जुड़े हैं आपस में मिलकर ओलिगोसैकेराइड बना रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये अपने मोनोमर अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसका जल अपघटन होता है तथा अपने मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन होता है तो क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड अणु बनते हैं। ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन होने पर क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड बनते हैं। तीसरा बिंदु आप बता सकते हैं कि इनका जब निर्माण होता है तो इनके निर्माण के समय एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड समूह और दूसरे मोनोसैकेराइड का कीटोन समूह आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान दें, इनके निर्माण के समय एक मोनोसैकेराइड अणु का एल्डिहाइड समूह, मतलब सामान्य तौर पे जिसको हम कहते हैं CHO। ठीक है, एक एल्डिहाइड का 2 से 10 होते हैं तो जितने एंड जुड़ते जाएंगे तो आप बताइए कि एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड समूह तथा दूसरे मोनोसैकेराइड का कीटोन समूह क्या है? क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह क्रिया करते हैं तो आपस में जो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन समूह के मध्य जो बंध बनता है उस बंध को हम ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड में क्या पाया जाता है, इनमें बना बंध मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, बंध कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि ओलिगोसैकेराइड में किस प्रकार के बंध बनते हैं, तो आप बताएंगे ग्लाइकोसाइडिक बंध बनते हैं। किनके बीच बनता है, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के बीच बनता है, ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं, तो 2 से 10 होते हैं। इस प्रकार आपको बताना है। इसके बाद अगला बिंदु बनेगा इसमें कि सामान्य तौर पे अगर इसके प्रकारों की बात करें, बिंदु के छोड़ के इसके प्रकारों की बात करते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मोनोमर की संख्या के आधार पे अगर हम बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन देख लें या टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो इसमें मोनोमर या मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब हमने कहा कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड है, तो कितने मोनोसैकेराइड होंगे उसके आधार पर ये 2 से कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहला, तो ये होता है, पहला इसमें आएगा डाइसैकेराइड। अब डाई शब्द जुड़ा है, तो डाई शब्द में क्या है, 2। तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिसमें केवल 2 मोनोसैकेराइड अणु जुड़े होते हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड अणुओं के संघनन से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। तो इसमें कितने अणु होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। 2 अणु किसके होंगे, मोनोसैकेराइड के होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, जल अपघटन होने पर ये क्या होते हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड आपस में होते हैं वो टूट जाते हैं। तो और जल अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड देते हैं, ठीक है। जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम, तो जैसे इसमें आता है ग्लूकोज नहीं आएगा, सुक्रोज आएगा, सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, माल्टोज बनता है, लैक्टोज बनता है। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये अपने मोनोसैकेराइड अणु में टूट जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है टेट्रासैकेराइड। क्या होता है, ट्राइसैकेराइड, सॉरी टेट्रा नहीं आएगा, ट्राइसैकेराइड आएगा, ट्राइसैकेराइड। अब ट्राइसैकेराइड है, तो ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो आप बता सकते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड अणु, मोनोसैकेराइड अणु, ठीक है। 3 मोनोसैकेराइड अणुओं के संघनन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है C18H32O16 होता है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, C18H32 और O16। और जल अपघटन कराने पर ये क्या देते हैं, जल अपघटन कराने पर ये क्या होते हैं, जल अपघटन होता है और मोनोसैकेराइड देते हैं। जल अपघटन होने पर ये क्या देते हैं, ये जल अपघटन होने पर
कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड अणु उत्पन्न करते हैं। मतलब 3 मोनोसैकेराइड अणु से थे तो 3 मोनोसैकेराइड अणु होने पर मोनोसैकेराइड देते हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड बनाते हैं। 3 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं या संघनन से बनते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है, C18H32 O16 होता है और जल अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड अणु टूटते हैं। जैसे की बात करते हैं, अगर इसमें EG की बात करें, जैसे तो जैसे में इसको आप बता सकते हैं रेफिनोज, तथा दूसरा आ जाता है इसमें जेंसियनोज, जेंसियम के पौधे से प्राप्त होता है जेंसियनोज। अब रेफिनोज और जेंसियनोज जो होता है ये कह सकते हैं ट्राइसैकेराइड है, अर्थात 3 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनी संरचना है। इसी प्रकार जो तीसरा होता है टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड तो जाहिर सी बात इसमें कितने कार्बन परमाणु होंगे, 4 होंगे। तो आप बता सकते हैं 4 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सिंपलिसी कितने 4 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं। सामान्य सूत्र जो होता है, अगर सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो सामान्य सूत्र होता है इसका 4 है तो 6 चौको 24 हो जाएगा, तो C24। उसी प्रकार ये भी बढ़ जाएगा 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा H42 और O कितना आ जाएगा, O21 आ जाएगा। 3 बढ़ते चले जाएगा, एक कार्बन परमाणु बढ़ रहे हैं, जितने कार्बन परमाणु बढ़ रहे हैं उतनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है और कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, जल अपघटन कराने पर क्या होते हैं, ये भी जल अपघटन कराते हैं इसका, तो ये क्या करते हैं मोनोसैकेराइड देते हैं। जल अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड देते हैं जब उनका जल अपघटन कराते हैं। जैसे आप बता सकते हैं EG में बता सकते हैं आप स्कोरोडोज, ठीक है। इसके साथ ही स्टैकियोस, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी ओलिगोसैकेराइड है जिसे हम टेट्रासैकेराइड कहते हैं। इसके बाद अगला आता है पेंटासैकेराइड, अब पेंटा होता है तो पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाले ओलिगोसैकेराइड, मतलब जिनमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं उसे हम पेंटा कहते हैं। तो इसमें कितने समूह होते हैं, 5 होंगे, 5 मोनोसैकेराइड अणु, ठीक है। 5 मोनोसैकेराइड अणु होते हैं जिनका जल अपघटन होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र पहले लिख ले, सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो इसमें C13 मतलब 5 जुड़ गए, 6 5 30, ठीक है, 5 होते हैं। और H52 होता है और O कितना होता है 26 होता है। ऐसे 21 में 5 हो गया तो 26 हो गया, ठीक है। इसमें 16 में 4 जुड़ा था, 5 जुड़ा था तो कितना हो गया, 16 में 4 जुड़ा था 21 हो गया था। तो इस प्रकार क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। अगर बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र के बाद, इसका क्या होता है, जल अपघटन होता है। जल अपघटन होगा तो वही चीज मोनोसैकेराइड बनेंगे। तो जल अपघटन होने पर क्या बनता है, मोनोसैकेराइड बनता है। जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनेंगे, मोनोसैकेराइड, सभी में बन रहे। इसके बाद अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण केवल एक है जो अभी तक ज्ञात हो पाया है, जिसको कहते हैं बर्वेस्कोस। ये बर्वेस्कोस नामक जो पेंटासैकेराइड है, जो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ये अभी तक ज्ञात एकमात्र पेंटासैकेराइड है। ये विकल्प में पूछा जाता है कि पेंटासैकेराइड निम्न में से कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि बर्वेस्कोस है। बाद में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ें कि बर्वेस्कोस में होता क्या क्या है, इसी के बाद में
तो सामान्य तौर पे अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसका जन्म घटन आसानी से हो जाता है और अपघटन होने पर क्या बनते हैं, मोनोसैकेराइड अणु में टूट जाते हैं। इसके बाद इनके निर्माण के समय एक मोनोसैकेराइड का एक एल्डिहाइड समूह तथा दूसरे मोनोसैकेराइड का कीटोन समूह आपस में जुड़ते हैं या संगठित होते हैं, जिससे क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। उनके मध्य क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। और ठीक है, इसके बाद अगर इसके टाइप की बात करते हैं तो टाइप मोनोसैकेराइड के अणुओं के आधार पर जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। डाइसैकेराइड, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड अणु होते हैं और जलावटन कराने पर मोनोसैकेराइड अणु टूट जाते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। उसी प्रकार ट्राइसैकेराइड की बात करते हैं तो 3 मोनोसैकेराइड अणु होते हैं। सामान्य सूत्र होता है C18, H32 और O16। जलावटन कराने पर अपने मोनोसैकेराइड अणु टूट जाते हैं, जैसे रेफिनोज, जेंसियनोज। उसी प्रकार टेट्रासैकेराइड की बात करते हैं तो ये 4 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होता है C24, H42, O21। जलावटन कराने पर क्या होता है, मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, जैसे स्कोरोडोज और स्टेकियोज। ये क्या है, ये टेट्रासैकेराइड होते हैं। उसी प्रकार पेंटासैकेराइड 5 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं और सामान्य सूत्र होता है C13, H52, O26 होता है। ये भी जलावटन कराने पर मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, और जैसे बर्बेस्कोस जो अभी तक ज्ञात एकमात्र पेंटासैकेराइड है। इसके बाद सामान्य तौर पे हम बात कर ले इसके महत्व की, अगर कह सकते हैं इम्पोर्टेंस, अगर महत्व की बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड के महत्व क्या है, तो आप सामान्य तौर पर बता सकते हैं कि सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, अनेक पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग सभी जंतु करते हैं। मतलब जो सुक्रोज यहाँ पे बताया है, ये सुक्रोज क्या है, पौधों में एक प्रकार का संग्रहित भोजन है। क्या होता है, पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। ठीक है, अब संग्रहित भोज्य पदार्थ है तो जब हम पौधों को खाएंगे तो पौधों से हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बारे में बताया है कि दूध में पाए जाने वाला जो एक कह सकते हैं लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज शब्द आया है, तो लैक्टोज शब्द क्या होता है, दूध में पाए जाने वाला क्या है, एक प्रकार का दूध में पाए जाने वाला एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूसरा भी बता सकते हैं, दूध में पाया जाने वाला ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। तो लैक्टोज जो है ये दूसरा वाला, ये लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाया जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु बन सकता है कि जो लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज के जब हम किण्वन कराते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आप बता सकते हैं कि लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन लैक्टिक एसिड के निर्माण में सहायक है, तो आप बता सकते हैं लैक्टोज होता है। उसके बाद अगला बता सकते हैं, इसी में अगला बिंदु हो सकता है कि जो हम कोशिका की जैव झिल्ली होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो कौन बनाता है, ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जैव झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो यह जैव झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बता सकते हैं इसमें, जैसे इसके महत्व की बात कर रहे हैं तो महत्व में क्या है, सबसे पहला है पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थों के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग सभी जीव जंतु करते हैं। लैक्टोज दूध में पाए जाने वाले प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। उसी प्रकार लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। यह क्या करता है, ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये जैव झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद जो पारदर्शक साबुन बनते हैं, पारदर्शक साबुन जैसे पियर्स वगैरह होता है, पियर्स साबुन जो है जो पारदर्शक होते हैं, तो पारदर्शक साबुन निर्माण में ठीक है, तो पारदर्शक साबुनों का जब निर्माण करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, ओलिगोसैकेराइड का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो सुक्रोज का उपयोग होता है वो प्रयोगशाला में ऑक्सीडेशन के लिए कह सकते हैं,
इसका उपयोग क्या होता है प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में ऑक्टा एसीटेट, ऑक्टा एसीटेट एवं ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में। ठीक है, प्रयोगशाला में यदि हमको क्या बनाना है, ऑक्टा एसीटेट और ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, सुक्रोज का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो ये था इसका इंपॉर्टेंस, मतलब कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड के महत्व। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन, ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व मिलता रहे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। धन्यवाद।